हेलो, वेलकम 10th क्लास। क्या हो गया? एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म, फिनिश। अब क्या है? एक्सरसाइज 1.2 करने के पहले जो एक ब्रिज होता है ना, जिसके सहारे में एक्सरसाइज 1.2 क्रॉस कर जाएंगे, वो ब्रिज ये है। क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, अब ये है क्या, ये समझाने के पहले मैं आपको ये दो चीज़ें समझा देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्योंकि जब ये बताऊंगा तो ये चीज़ें आएंगी यहाँ पे, फिर आप बोलोगे सर ये क्या होता है, ये क्या होता है ना। तो चलो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं देखते हैं। A prime number is a positive integer which has two unique factors। तो बुक्स में डेफिनेशन अलग अलग, बुक्स पढ़ोगे डेफिनेशन अलग अलग मिलेगी, समझ में आया? एनसीईआरटी में कुछ और मिलेगा, आरडीएसआर में कुछ और मिलेगा, आरएस अग्रवाल में कुछ और मिलेगा। लिखने का तरीका चेंज होता है, वो फील वही होता है कि नहीं? क्या कहना चाह रहा है? एक वैसा नंबर जिसके दो यूनिक फैक्टर हों और वो दोनों क्या क्या हों, एक तो एक हो 1 1 और दूसरा वो खुद हो, इसके अलावा कोई और नहीं हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो प्राइम नंबर होगा। चलो, जैसे मैंने तो यहाँ पे 1 भी लिखा है, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, आगे और प्राइम नंबर्स आएंगे वो बताता हूँ। पहले 1 के बारे में डिस्कशन करते हैं कि वाई 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्या बोला गया? अब डेफिनेशन के पास फिर से आओ। क्या बोला गया है कि दो यूनिक फैक्टर होने चाहिए, दो यूनिक फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, एक चलेगा और इटसेल्फ चलेगा। अगर मैं एक को एक से डिवाइड करूंगा तो वो एक फैक्टर तो इसका एक बन जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि इटसेल्फ, तो एक का इटसेल्फ क्या हुआ? जैसे मैं क्लास में से किसी एक बच्चे चुन्नू को खड़े कर दूं और बोलूं कि बताओ चुन्नू तुम कौन हो, तो कौन, वो क्या बोलेगा? वो मैं चुन्नू हूँ सर, यही बोलेगा ना। तो वही वाली कहानी है कि 1 खुद 1 है, मतलब इटसेल्फ तो 1 ही है। तो अगर मैं दो फैक्टर इसके देखूं तो एक 1 हो रहा है, दूसरा भी 1 हो रहा है। क्या ये दोनों यूनिक हैं? यूनिक का मतलब ये अपने आप में और ये अपने आप में यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये 1 है और ये भी 1 है, मतलब ठीक है, 1 को आप इसके हिसाब से ये बोल दे रहे हो कि 1 है और इटसेल्फ है, इसके दो फैक्टर हैं। लेकिन क्या ये दोनों फैक्टर अलग अलग हैं? नहीं, ये दोनों फैक्टर अलग अलग नहीं है। दैट्स वाई 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। समझ में आया? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा था। अब मैं इसको काट दे रहा हूँ कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। अच्छा, 2 पे आओ। अगर 2 के मैं फैक्टर्स की बात करूँ या फिर ये बोलूँ 2 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 से डिवाइड होगा और 2 2 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी और नंबर से 2 को डिवाइड करके देखो, वो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, सेम 3 को करेंगे तो 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। किसी और से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 5 को करेंगे वो 1 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, किसी और से कभी डिवाइड नहीं होने वाला। 7 को करेंगे 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, किसी और से नहीं डिवाइड होगा। अच्छा, इसके आगे का नंबर अगर मैं पूछूँ तब बताओगे? अच्छा, 8 एक प्राइम नंबर है क्या? 8 एक प्राइम नंबर है, वो 1 से होता है और 8 से होता है। इसके अलावा और भी ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिससे वो होगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 9 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। 10 वो भी नहीं है। 11 है। क्यों? क्योंकि 11 1 से भी डिवाइड होने वाला है और 11 से भी डिवाइड होने वाला है। बस इन दो नंबर्स को छोड़ के 11 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स एंड बोथ आर यूनिक, दैट्स वाई 11 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर समझ में आ गया। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि एक नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, अगर वैसा कोई नंबर है तो वो प्राइम नंबर है। चलो अब कंपोजिट नंबर पे आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर विच इज मोर देन 2 फैक्टर्स। वैसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, वैसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, वो नंबर कंपोजिट बन जाता है। समझ में आया? अब ये डेफिनेशन लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलता है ये क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, बट फील वही होता है, लिखने का ढंग अलग होता है बट फील वही होता है। फील क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर आप ढूंढ दो किसी नंबर के, वो नंबर कंपोजिट हो जाएगा जी। समझ में आया? चलो, जैसे 4 के बारे में बात करूं, बताओ 4 क्या 1 से डिवाइड होगा? होगा। क्या 4 2 से डिवाइड होगा? होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 4 से होगा? होगा। दैट मीन्स देखा मैंने तो इस 4 के 1 2 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं और ये तीनों अपने आप में यूनिक है। दैट मीन्स मोर देन 2 हो गए कि नहीं हो गए? मोर देन 2 हो गए, इसका मतलब 4 एक कंपोजिट नंबर हो गया। अगर 6 की बात करेंगे, 6 1 से डिवाइड होता है, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है। मोर देन हो गए ना, आगे जाओगे तो 6 से भी होगा। दैट मीन जैसे ही मोर देन 2 हुआ, हम ये बोल देंगे कि वो नंबर एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दैट मीन 6 इज अ कंपोजिट नंबर। 8 कंपोजिट नंबर है। 9 कंपोजिट नंबर है। क्यों? 9 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होता है, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होता है,
5 से भी नहीं होता है, 6 से भी नहीं होता है, 7 से भी नहीं होता है, 8 से भी नहीं होता है, 9 से होता है। लेकिन मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, दैट्स वाई 9 क्या है, एक कंपोजिट नंबर भी है। तो आई थिंक प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पे, ये नोट डाउन कर लेना सब, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वो क्या होता है ये समझाता हूँ मैं। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक है ना, इसको आप जाने अनजाने पहले सीख चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या है। अब मैं बताता हूँ कि क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है उसको मैं रीड करता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर, देखो ये कंपोजिट नंबर है, दैट मीन्स एक ऐसा नंबर होगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो सारे के सारे जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सारे कंपोजिट नंबर्स प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। सारे कंपोजिट नंबर्स प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, दैट मीन्स हर एक कंपोजिट का जो फैक्टराइजेशन होगा वो दूसरे कंपोजिट फैक्टर के फैक्टराइजेशन से अलग होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, सिर्फ उस ऑर्डर को छोड़ के जिसमें वो अकर होंगे। अब ये लास्ट की लाइन समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ और यहाँ से आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि क्या लिखूँ बताओ, एक कंपोजिट नंबर थोड़ा बड़ा सा बता दो, आप नहीं बता रहे हो, चलो मैं खुद से लिख लेता हूँ। फिर क्या लिखूँ, सपोज दैट मैंने लिख लिया 90, बताओ क्या 90 एक कंपोजिट नंबर है? अरे 90 कंपोजिट नंबर है, कैसे? मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे ही हो जाएंगे वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स एक कंपोजिट नंबर अरे है। अगर एक कंपोजिट नंबर है, अब बताओ 8th क्लास में या फिर 9th क्लास में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा हुआ है थोड़ा थोड़ा। प्राइम अब बोलोगे सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या? अरे देखो एक ऐसे लाइन खींच लेते थे और एलसीएम टाइप इसका ऐसे कुछ करते थे ना हम लोग, इसी को तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते थे। याद आ रहा है? थोड़ा याद आ रहा है, दिमाग पे जोड़ डालो, याद आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते थे। अच्छा, 2 से 45, फिर 2 से जाएगा क्या 45? नहीं, 3 से 15 टाइम्स, फिर आगे बोलो, फिर इसके बाद 5 से, अच्छा 3 से 5 टाइम्स और फिर 5 से 1 टाइम्स। अब तो नहीं होगा, दैट मीन्स हम 90 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अच्छा, एक 1 भी दिख रहा है तो चलो जी मैं 1 भी लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे 1 लिखो ना लिखो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा ओके, 1 नहीं लिखते हैं क्यों? देखो अब एक और बहुत बड़ा रीज़न, कोई 1 नहीं लिखता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, दैट मीन्स वी कैन इग्नोर 1, हम लोग 1 को इग्नोर कर सकते हैं अगर जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना हो तो ये जो 90 है ये प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया गया है, ठीक है। अब फिर से वही बात, कंपोजिट नंबर लिखा जा सकता है प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस बात पे ध्यान दो, प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। 2 क्या एक प्राइम नंबर है? 3 क्या एक प्राइम नंबर है? ये भी 3 क्या एक प्राइम नंबर है? 5 का प्राइम नंबर है। तो देखो ये सारे नंबर्स प्राइम है, इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में 90 को लिख दिया गया ना। अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 3 2 बार आया है ना, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, अब लास्ट वाली लाइन का मतलब समझते हैं कि लास्ट वाली लाइन का मतलब क्या है। अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ऑर्डर को छोड़ के, जैसे कि देखो अब कोई बच्चा इसी चीज़ को ये भी तो कर सकता था, सर हम पहले 2 से क्यों कर रहे हैं, हम पहले 3 से कर सकते हैं ना। ठीक है भैया, पहले 3 से कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे क्लास में वही फिर से मैं कहानी कह रहा हूँ कि 2-3 बच्चे हैं, तो चलो ये बोल रहा है चुन्नू, ये कौन बोल रहा है? चुन्नू ने ये बोला, ठीक है। अब चुन्नू का एक बहुत खतरनाक सा दोस्त है मुन्नू। अब मुन्नू क्या बोल रहा है कि मैंने सर ऐसे नहीं लिख रहा, मैंने ना ऐसे किया है, ऐसे मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे किया, मैं सही हूँ, चुन्नू गलत है, ठीक है। मुन्नू क्या बोल रहा है कि मैं सही हूँ, चुन्नू क्या है? गलत है, ठीक है। अब भाई चुन्नू की एक सिस्टर भी है, चलो सेम क्लास में,
ठीक है, चुन्नू की सिस्टर, क्या नाम, चुन्नी रख दो, चुन्नी चुन्नी, अरे ठीक है, चुन्नू मुन्नू चन्नू चुन्ना चुन्नी कुछ भी रख लो, ठीक है। अब ये चुन्नी क्या बोल रही है कि सर मैंने ऐसे किया है, मैंने ऐसे किया है, अब मैं सही हूँ सर, चुन्नू भी गलत मुन्नू भी गलत, ठीक है। अब चुन्नू मुन्नू चुन्नी सारे गुस्सा होकर मेरे पास आए, लड़ाई कर रहे हैं कि मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही मैं सही। तो मैंने उनसे क्या बोला कि देखो बेटा, सही तीनों हो, सही तीनों हो, गलत कोई भी नहीं है, बट लड़ाई से बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जो भी फैक्टर्स है ना उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का ट्राई करो। जो भी फैक्टर्स आए उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का क्या करो, ट्राई करो। दैट मीन्स सबसे छोटा फैक्टर पहले, उसके बाद उससे बड़ा फैक्टर, उसके बाद उससे बड़ा फैक्टर, उसके बाद उससे बड़ा फैक्टर, इस ऑर्डर में आप उसको क्या करो, अरेंज कर दो। बात आई समझ में, ठीक है। तो सही तीनों रहोगे और लड़ोगे भी कोई नहीं, ठीक है। तो तीनों ने मेरी बात मान ली और तीनों ने क्या करा कि ठीक है सर, तो हम ना अब इसको असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। तो सबसे छोटा फैक्टर 2 था तो पहले 2 लिख लिया, इसके बाद 3 था 3 लिख लिया, एक और 3 था एक और 3 लिख लिया, इसके बाद 5 था 5 लिख लिया। दैट मीन्स ये। तो अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना क्या, कि जब भी प्राइम फैक्टर करके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। लास्ट लाइन का मतलब ये था, ठीक है, कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर बदलने से प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होता है, ऑर्डर बदलने से प्राइम फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होता है, बट अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रख लेते हैं। ये बात आई समझ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया, तो यही है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये कुछ है नहीं, समझ में आया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। अब कभी कभी एग्जाम्स में ना, कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये लिखने वाले में पूछा जाता है कि बताओ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एक्सप्लेन इट, ऐसा करके कुछ आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूज़फुल हो सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, ठीक है। अगर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया तो अब मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिखूँ तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उसे अरेंज कर सकते हो ना। बता दिया ना, तो कर ही लोगे, है कि नहीं। अच्छा, अब जैसा मैंने भी बताया कि ये चीज़ आप पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, ये चीज़ आप पहले से जानते थे, बस आपको ये नहीं पता था कि यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अब अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। तो हम अपने सिलेबस में 10th क्लास सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ करेंगे, HCF फाइंड करेंगे इसका यूज़ करके, LCM फाइंड करेंगे इसका यूज़ करके, ठीक है। और HCF और LCM के बीच में एक रिलेशन देखेंगे, जो हम देखेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। कमेंट करके बताएं, ओके, ठीक है, थैंक यू।